ओके सो अच्छा, अनवी आगे, अनवी एंड यशिका। सो अनवी एंड यशिका, आज तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं अब तक? अनवी, यशिका और तो किसी की ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। 2 लेक्चर्स हो गए आज के। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों यस सर। को? ओके सो लास्ट क्लास तक वेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया था, और वेक्टर्स में भी हम कार्टेशियन फॉर्म कर चुके थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने अभी बैकअप के लिए ऐड किया है, आप लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑलरेडी जानते हो। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे डील करते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म के बाद आज से हमें पोलर फॉर्म स्टार्ट करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन पोलर फॉर्म, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन पोलर फॉर्म। आपको वेक्टर्स जो पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं उन्हें आप कैसे ऐड करो। पहले समझो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब था आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर आपको यूनिट वेक्टर्स दिए, नोमा आई कैप का क्या मतलब है, क्या डायरेक्शन होता है अगर मैं आई कैप कह रहा हूँ? सर एक्स एक्सिस। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस। सालिक, जे कैप का क्या मतलब है, क्या डायरेक्शन होगा जे कैप? Cap is by along by वाई। हाँ, जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर था के कैप। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब आपको एडिशन चाहिए वेक्टर्स का। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप ना देकर वो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपको, अगर वो आपको वेक्टर्स के बीच में एंगल दे रहा है, देन यू विल यूज पोलर फॉर्म। तो जब पोलर फॉर्म में आपको वेक्टर्स दिए, मींस एंगल गिवन है, तो आपके पास 3 लॉज है कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ, फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आप यूज करोगे। दूसरा जो लॉ है दैट्स ट्राइंगल लॉ। थर्ड जो लॉ है आपका दैट इज पॉलीगन। ये 3 लॉज हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ। इन 3 तरह से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। हर लॉ में, पैरेललोग्राम में आप पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री यूज करेंगे। जो भी पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री आपने क्लास 10 तक पढ़ी होगी, विल यूज दैट ज्योमेट्री। ट्राइंगल लॉ में वी विल यूज द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल। इन पॉलीगन लॉ वी विल यूज द ज्योमेट्री ऑफ अ पॉलीगन। सो लेट्स स्टार्ट विद पैरेललोग्राम लॉ। बट बिफोर स्टार्टिंग पैरेललोग्राम लॉ, आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड दैट इज हाँ अंकित, बस स्टार्ट किया अभी। हाँ, लास्ट लेक्चर में जितना करा था ये सब कर लिया था ना। कार्टेशियन फॉर्म हो गया था, पोलर फॉर्म हमने स्टार्ट किया। पोलर फॉर्म में वेक्टर्स दिए, दैट मींस वेक्टर्स के बीच में एंगल गिवन। अगर वेक्टर्स पोलर फॉर्म में दिए तो आप 3 तरह से उन्हें ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ, और यू कैन यूज ट्राइंगल लॉ, और यू कैन यूज पॉलीगन लॉ। इन 3 में से कोई एक लॉ यूज करेंगे। अब कब कौन सा लॉ यूज करेंगे वो भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टर्म समझनी है, एंड दैट इज नोन एज कोइनिशियल वेक्टर्स। Coinitial vector means vectors which have same starting point. So vectors which have same starting point are known as coinitial vectors. Coinitial vectors simply means vectors having same starting point. So vectors which have same starting point are coinitial. Like अगर मैं 2 वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करूं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है. So both vector A and vector B, both the vectors are originating from the same point. They have same starting point. इन्हें आप कहोगे they are coinitial vectors. तो जब हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, तो वहां ये टर्म आएगी कोइनिशियल वेक्टर्स के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. अब आपको 2 वेक्टर्स देगा, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में नहीं देगा. आपको 2 वेक्टर्स देगा, उसके बीच में एंगल होगा. उस एंगल को देखकर आपको समझ में आएगा ओके दिस वेक्टर इज गिवन इन पोलर फॉर्म. या तो पैरेललोग्राम यूज करोगे, या ट्राइंगल यूज करोगे, या पॉलीगन यूज करोगे.
अब पर्टिकुलरली पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया देखो। पैरेललोग्राम लॉ यूज करने का क्राइटेरिया, तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये एक टाइम पर दो वेक्टर्स को ऐड कर सकता है बस। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और आप मुझसे कहते हो इन तीनों को एक साथ ऐड कर दो, तो पैरेललोग्राम लॉ आप यूज नहीं कर सकते। इट विल डील विद टू वेक्टर्स एट अ टाइम, एक टाइम पर दो को ही ऐड कर सकता है। सो पैरेललोग्राम लॉ, इट कैन add it can add only two vectors at a time. Two vectors at a time. So एक टाइम पर ये दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकता है, दो से ज्यादा वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ से ऐड नहीं किए जा सकते, पहली चीज। दूसरी कंडीशन, जो दोनों वेक्टर्स होंगे ना, दे शुड बी कोइनिशियल। वेक्टर्स शुड बी कोइनिशियल। अगर वेक्टर्स कोइनिशियल नहीं है तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज नहीं कर सकते। कंडीशन है यूज करने की कि बोथ द वेक्टर्स शुड बी कोइनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए। अब आप यहाँ देखो पैरेललोग्राम लॉ को कैसे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखो, सर इनिशियल और को इनिशियल अलग अलग Initial. होंगे इनिशियल, सर। अच्छा ओके ओके ओके, कौन? कोइनिशियल इनिशियल कुछ नहीं होता, कोइनिशियल वेक्टर्स। डेफिनेशन देखो, सो पैरेललोग्राम लॉ सिंपली कहता है इफ टू वेक्टर्स acting at a point acting at a point are represented in magnitude and direction in magnitude and direction by sides of parallelogram from same origin। इसका मतलब क्या है मैं अभी डिस्कस करता हूं। फ्रॉम सेम ओरिजिन, देन their resultant can be represented by diagonal of parallelogram from same origin। अभी ये आपको जिसमें एक्सप्लेन करूंगा ये समझ में आ जाएगा डेफिनेशन का क्या मतलब है। बट फिलहाल अभी तक जितना किया उसमें आपको दो तीन चीजें याद होनी चाहिए। पहला, पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए पहला क्राइटेरिया, यू शुड हैव टू वेक्टर्स, दो से ज्यादा ना हो, और वो वेक्टर्स कोइनिशियल होने चाहिए, मींस दे शुड हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप एक काम करो, इतना लिखना शुरू करो, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर पैरेललोग्राम लॉ डिटेल में करते। सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जहां मुझे समझाना हो, बस डेफिनेशंस लिखी है मैंने। हो गया? सर नीचे कर दीजिए सर। हेलो ओके ओके, हेलो ठीक है तारीख सुन लिया। हेलो। हाँ हाँ तारीख ठीक है, कर दिया। यहीं से तो स्टार्ट किया था ना।
So this is definition of parallelogram. यहाँ तक लिख लिया सबने? ऋषभ? No, sir. Yes, sir. Okay. लिखिए लिखिए लिखिए. इतना स्लो लिखोगे? हो गया सर. अब देखिए, सो आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. वेक्टर ए, वेक्टर बी, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. ये वो ओरिजिन है जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दोनों सेम ओरिजिन से आपने ड्रॉ किया हुआ है दोनों वेक्टर्स. सो दीज वेक्टर्स आर कोइनिशियल. आपसे कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करो. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करो. जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो एक और वेक्टर आएगा विच इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये जो आप एडिशन का साइन यूज कर रहे हो बीच में, दैट्स वेक्टर एडिशन. ये जनरल एडिशन नहीं है. सर हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दी होगी. वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये संकेत वेक्टर और वेक्टर बी की वैल्यू देगा. वो आपको बताएगा एग्जैक्टली कितना है, एंगल भी बताएगा कितना है, और वो आपसे कहेगा ये आर कैलकुलेट करो. इस आर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. ऐसा हो सकता है मैं आपको दो फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो थर्ड फोर्स होगी दैट इज रिजल्टेंट फोर्स. दो वेलोसिटीज हो सकती हैं. दो वेलोसिटीज को ऐड करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी दैट इज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो दो वेक्टर्स को ऐड करना है. अगर माइनस करेंगे तो अभी हम सिर्फ एडिशन सीख रहे हैं अंकित. अभी तो एडिशन जब कंप्लीट हो जाएगा फिर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. ओके. और ये नॉर्मल एडिशन नहीं है. मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 2 और 2 को ऐड कर दी और 2 और 2 को ऐड कर कर आप 4 लिख दो. आपको प्रॉपर सीखना है कि वेक्टर एडिशन होगा क्या. ये जो साइन यहाँ लगा हुआ है, इस साइन में और नॉर्मल एडिशन के साइन में कोई भी कॉमन चीज नहीं है. बिल्कुल अलग है. मेथड्स बिल्कुल अलग है ऐड करने. इतना लिखिए, फिर उसके बाद आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. इतना तो तुम्हें नीचे स्लाइड कर दूँ. स्लाइड कर दीजिए सर.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सो देखिए, इस वेक्टर एडिशन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कि आपका जो आपको कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ पे वेक्टर ए गिवन होगा, वेक्टर बी गिवन होगा, वेक्टर आर कैलकुलेट करना है। तो पहले हम डिराइव करेंगे कि वेक्टर आई आएगा कैसे। अब आर अगर वेक्टर है, इस आर में 2 पार्ट्स होंगे, आर का मैग्नीट्यूड भी होगा, आर का डायरेक्शन भी होगा। एक चीज और ऐड हो जाती है, आपको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर कर दिखाना होगा कि आपका वेक्टर आर कहाँ पर है। तो पहला स्टेप आप लोगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हुए, आप वेक्टर बी के पैरेलल एक साइड लो, आप वेक्टर ए के पैरेलल एक साइड लो, इसका जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल आएगा, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आपको ये आर कैलकुलेट करना है। आर की कैलकुलेशन में 3 स्टेप्स हैं। पहला ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, आपने सिंपल ए और बी के पैरेलल साइड्स ली, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये आपने डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट कर दिया, दिस इज आर। अब आपको इस आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आर के मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, इस पैरेललोग्राम की हर साइड को कुछ नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू एस। अब हर एक जो साइड है वो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंकित, ओपी साइड किसी के इक्वल होगी? पैरेललोग्राम की कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं? सर ओपी इक्वल टू एस एस क्यू। ओपी इज इक्वल टू एस क्यू। तो जो साइड ओपी होगी दैट विल बी इक्वल टू एस क्यू। और देखो साइड ओपी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए। तो आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इन द सेम वे ओएस एंड पी क्यू दोनों बराबर साइड्स है, ऑपोजिट साइड है, और इन्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर बी। तो आप लिख वेक्टर बी। सकते हो कि OS और PQ जो होगा दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट सेकंड इक्वेशन। ये जो OQ है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पैरेललोग्राम की हर साइड एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपसे कहता हूं मुझे OQ कैलकुलेट करके दिखा दो, तो आप एक काम करो, ये आपने आगे एक्सटेंड किया और यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। अब जब आपने हर साइड को हर वेक्टर को पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका जो मेन मोटिव था ना रिजल्टेंट कैलकुलेट करना, अब वो सिर्फ इतना रह गया है कि आपको इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कैलकुलेट करना है। डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए जो भी सीखा है आपने क्लास 10 तक, वो सब हम यूज करेंगे। तो यहां जाकर वेक्टर्स खत्म हो जाता है। अब सिर्फ ज्योमेट्री, ये क्लास 10 तक की ज्योमेट्री होती है सिलेबस में, कि आपको पैरेललोग्राम का डायगोनल कैलकुलेट करना सिखाता है। तो देखो डायगोनल कैसे आएगा, दोबारा देख लो, आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, हर साइड पैरेललोग्राम की एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करी, नीड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो डायगोनल के लिए देखिए ONQ। तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला आएगा उसे डिराइव करते हैं। तो मैग्नीट्यूड है क्या? OQ इन ट्राइंगल ONQ। ये ट्राइंगल ONQ गिवन, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, लाइक OQ का स्क्वायर इज ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। आप लिख सकते हो OQ स्क्वायर इज, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, hypotenuse हो गया, this is base which is ON, it's perpendicular which is Q, so that's ON square plus QN square। नेक्स्ट आप लिख सकते हो जो OQ होगा, that OQ is root over its ON square plus QN square, that is equation। अब आपको सारी वैल्यूज चाहिए। देखो OQ की वैल्यू आपको गिवन है, OQ कितना है? R, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। अब एक चीज और देखो, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, A लिख दो, और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, B लिख दो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ R लिख दो। ये सब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। OQ इज R। अब आपको सिर्फ ये चाहिए कि ON और QN कितना है। देखो अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा,
कोई बताएगा मुझे रीजन? आयुष, अगर ये थीटा तो इसे आप थीटा क्यों लेंगे? कौन से एंगल से हैं? यस सर, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा क्यों होगा? कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, अब मुझे किसी तरह से ये चाहिए आपका पी एन कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर दिया हो ना ओ एन, इस ओ एन को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ओपी प्लस पी एन। सो ओ क्यू को आप लिख सकते हो, इट्स रूट ओवर ओपी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ऐसे फोर्थ इक्वेशन कह देते हैं। अब देखिए, ओ क्यू गिवन है आर है, ओपी गिवन है ए है, प्रॉब्लम है पी एन और क्यू एन के साथ। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है पी एन क्यू, इन ट्राइंगल पी एन क्यू मुझे साइन थीटा चाहिए। क्वेश्चन आप बताएंगे साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी इस ट्राइंगल में पी एन क्यू में? जस्ट टेक द रेशियो ऑफ साइड्स। हाँ क्वेश्चन क्लास में है आप? ट्राइंगल पी एन क्यू में साइन थीटा की वैल्यू बता दो बच्चों। सर QN/PQ। राइट, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, क्यू एन अपॉन पी क्यू। सो इट्स फॉर पी बाय एच होता है, सो इट्स क्यू एन ओवर पी क्यू, इट्स क्यू एन बाय पी क्यू। अब इसमें कहीं कुछ गिवन है पी क्यू। अंकित बताओगे पी क्यू किस साइड, जो साइड है ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करे? हाँ जी अंकित, साइड पी क्यू किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? सब लिखा हुआ है साहब। इतना टाइम लेते हो ना तुम लोग रिस्पॉन्ड करने में। ऋषभ बताएगा। ऋषभ, ये जो साइड है पी क्यू, ये किस सर वेक्टर बी, को रिप्रेजेंट? वेक्टर बी। वेक्टर बी। पी क्यू विल रिप्रेजेंट वेक्टर पी। तो आप लिख सकते हो क्यू एन तो पता नहीं, बट पी क्यू इज रिप्रेजेंटेटिंग वेक्टर बी। तो आपको यहां से साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा इज इट्स क्यू एन डिवाइडेड बाय बी नाउ। तो आप यहां से लिख सकते हो कि आपका जो क्यू एन हो जाएगा दैट विल बी बी साइन थीटा। तो आपको क्यू एन मिल गया, क्यू एन इज बी साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ ओ क्यू है, ओपी था, क्यू एन मिल गया, अब पी एन चाहिए। तो अगेन इट्स द सेम राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे अब ये कौन बताएगा? असीम तुम बताओ जरा, इसमें कॉस थीटा कितना होगा राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू में? यस सर। पी एन क्यू ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होगा असीम? PNQ में cos theta। ट्राइंगल पी एन क्यू में कॉस थीटा कितना है? अरे साइड के रेशियो तो बताने। सर एक सेकंड। मतलब तुम ये भी भूल गए ना? सॉरी सर, PN upon PQ। PQ, it's base upon hypotenuse, so Pn upon PQ. यस सर। So the same triangle cos theta हो जाएगा, it's base upon hypotenuse. So base in the triangle is this is the base Pn, or hypotenuse is PQ. So it's Pn by PQ. It's Pn divided by PQ. PQ B है, वैल्यू रख देते हैं, it's Pn divided by B. So cos theta आ गया, it's Pn by B. तो आप Pn को लिख सकते हो, इट्स B cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब यहाँ सब कुछ मिल गया, OP भी मिल गया, Pn भी मिल गया, Qn भी मिल गया। इतना लिखो, फिर जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी। इट्स अ लेंथी डेरिवेशन, अभी बहुत सारा काम करना है। यहाँ तक तो आपने लिख लिया था, नहीं इसको लिखिए और मुझे बताते जाइए अगर यहाँ कहीं कोई डाउट है। नोमा क्लियर है सब? सर एक बार ऊपर से शो कर दीजिए। कौन बोला? नम्रा? नहीं हाँ नम्रा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बहुत कुछ मिस हुआ है। सर रुकिएगा।
जो मिस हुआ है नंबरा वो सिर्फ डेफिनेशंस थी और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। स्लाइड कर दीजिए। हम्म। चलो भाई लिखना शुरू करो यहाँ से। देखो पैरेललोग्राम लॉ आप पूरे सिलेबस में यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अलावा हर चैप्टर में पैरेललोग्राम लॉ आएगा। चैप्टर नंबर 4 में भी आपको पैरेललोग्राम लॉ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है। मोशन और प्लेन सब इसी के थ्रू होगा। याशिका क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर कोई डाउट? No, sir. नोमा? नो सर। सर नीचे का दिखाती है स्लाइड। इतना तो Sir, लिख this लिया। type of question is coming exam. अभी आते हैं, अभी करते हैं। अभी तो एक बार डिराइव कर लें, फिर इस पे बहुत क्वेश्चंस करना है बहुत। अभी तो सिर्फ हम डिराइव कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। आपके सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन है पैरेललोग्राम। सर ऊपर कर दीजिए। पर Sir, done. सर ऐसे क्वेश्चन सर डायग्राम से सर ऐसे अल्फाबेट्स आएंगे सर, नंबर्स नहीं आएंगे। नहीं नंबर्स होंगे। अभी तो आप फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना। जब आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में करते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां न्यूमेरिकल वैल्यू दी। Okay, sir. So नीचे स्लाइड पे कुछ नहीं। स्लाइड सर। Sir, done. अच्छा क्या? थोड़ा ऊपर कर दो। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको सब कुछ पता है, Qn पता है, Pn पता है। ये सारी वैल्यूज उस पाइथागोरस थ्योरम जहां आप अप्लाई करी थी वहां सब सब्स्टिट्यूट करना है। So the next step is substitute. देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 4, इसमें OQ सब्स्टिट्यूट करना है। देखो OQ कहां से आएगा? इक्वेशन नंबर 3 से। सब्स्टिट्यूट 3
ओपी सब्स्टिट्यूट करना है। देखो ओपी कहां से मिलेगा आपको, इक्वेशन नंबर 1 से 1। पीएन सब्स्टिट्यूट करना है। देखो पीएन कहां कैलकुलेट किया था 6 में। क्यूएन सब्स्टिट्यूट करना है। क्यूएन देखो कहां कैलकुलेट करा है 5 में। और इन सबको उठाकर आपको रख देना है इस इक्वेशन में 4। तो जब आप ये सब सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो देखो ये था ना ओपी ओक्यू, ओक्यू कितना है आर रूट ओवर ओपी, ओपी ए गिवन है। पीएन, पीएन हमने अभी कैलकुलेट किया है। पीएन इज कहां गया पीएन, cos theta. पी कॉस थीटा प्लस, अब देखो और क्या बचा है, क्यूएन, क्यूएन भी कैलकुलेट किया था बी साइन थीटा होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? सर 3 के बाद क्या लिखा है इक्वेशन? 3 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूटिंग 3 1 6 5 इन 4 ओके सर। इक्वेशन के नाम है सब। सर ए कहाँ से? हाँ सर ए प्लस तारीफ, तुम्हारी वॉइस क्रैक हो रही है, क्या कह रहे हो? बी को ए प्लस बी कॉस। हाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए ना। देखो यहाँ पर ओपी ए है, पीएन बी है। ओपी ए था, पीएन बी कॉस थीटा था, तो ओपी की जगह ए रख दिया, पीएन की जगह बी कॉस थीटा रख दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद आप स्क्वायर ओपन करो। देखो जब होल स्क्वायर को ओपन करोगे, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस दिस विल बी बी स्क्वायर cos square theta plus this will be 2ab cos theta plus this will be b square sin square theta। तो ये b square cos square theta और b square sin square theta यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कह रहे हो अंकित? सर 2ab। तो ये b square cos square theta और ये b square sin square theta से आप b square कॉमन ले सकते हैं। सर 2ab पूछ रहा हूँ सर, कहाँ से? होल स्क्वायर ओपन किया ना अंकित, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो ऐसे ओपन करोगे यस। ए प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाला 2 है। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो। जब आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे देन दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इट्स ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया, इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। आप इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को ऐसे लिख सकते हो दैट आर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट इज सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज आपने ज्योमेट्रिक। हाँ अंकित क्या कह रहे हैं आप? So that's its answer is this. इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। एक स्टेप और है इसके बाद, डायरेक्शन आपको और कैलकुलेट करना है। पहले आप इतना लिखो, फिर उसके बाद डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। इतना सब लिखिए आप। तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया है, जितने भी साइड्स थी उन सारे साइड्स की जगह वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करें। डन सर। Sure.
अब देखिए नेक्स्ट है, लास्ट आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। सो देखो यहाँ डायरेक्शन आप आर का कैसे कैलकुलेट करोगे। डायरेक्शन के लिए यहाँ समझिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक फोर्स एक्ट कर रही है और ये फोर्स ईस्ट के साथ लेट से 30 डिग्री एंगल बना रही है, अगर मैं आपको ये बता जो भी फोर्स गिवन है वो फोर्स ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन होगा ईस्ट से 30 डिग्री पर आपकी फोर्स करी। किसी भी तरह से अगर मैं ये एंगल मेंशन करूं, सिर्फ एंगल में मेंशन कर रहा हूं और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, एंगल आपको डायरेक्शन देगा। तो यहां भी पैरेललोग्राम लॉ में अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो उस डायरेक्शन के लिए देखो आपको डायरेक्शन किसका चाहिए, इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन चाहिए। अगर आप ये कैलकुलेट कर लो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए की रिस्पेक्ट में किस एंगल पर इंक्लाइंड है, दैट मींस आपको आर का डायरेक्शन पता है। बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि ईस्ट पता था, मैंने आपसे कहा ईस्ट से 30 डिग्री पर चले जाओ, आपको पता चल गया डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है। वेक्टर ए का डायरेक्शन नोन है, वेक्टर बी का डायरेक्शन नोन है। अगर मैंने आपसे कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कुछ बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, इफ यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल बीटा, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आपको सिर्फ ये बीटा कैलकुलेट करना है। अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए देखो वी कैन यूज ट्राइंगल ओ एन क्यू। ओ एन क्यू ट्राइंगल यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू मुझे tan बीटा कैलकुलेट करना है। tan बीटा, अनवी बताओ मुझे जरा tan बीटा क्या होगा इन ट्राइंगल ओ एन क्यू। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो पीएन नहीं सॉरी सर क्यूएन अपॉन पीएन। Qn upon On, है ना, we're taking the complete triangle ON, ओ so it's Qn by On, perpendicular upon base। तो आपको लिख सकते हो कि जो tan बीटा होगा that is perpendicular upon base which is equal to Qn divided by On हो जाएगा। It's perpendicular by base, now it's Qn by On। अभी जो On है ना, इसे भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक OP और एक PN। It's Qn divided by its OP plus PN, Qn by OP plus PN। now अब आपको Qn, OP और PN की वैल्यूज चाहिए। इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दो, कितनी हो गई? 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। Qn चाहिए आपको, देखो Qn कहाँ हमने कैलकुलेट किया है, 5th में। OP चाहिए, देखो OP कहाँ था, इक्वेशन नंबर 1 OP है। PN चाहिए, देखो PN कहाँ पर है, PN ये रहा 6th b cos थीटा। और इन सारी इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 8 में। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करोगे यू विल गेट tan बीटा व्हिच इज इक्वल टू Qn। Qn कितना था, b sin थीटा, अभी बताया। OP फर्स्ट इक्वेशन में a के इक्वल है, PN 6 में b cos थीटा था। सो यहां से आपको tan बीटा मिल गया, बट आपको tan बीटा नहीं चाहिए, यू नीड बीटा। तो आप बीटा को कुछ ऐसे लिख सकते हो दैट बीटा इज tan इनवर्स b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। अब देखो इनवर्स का क्या मतलब है, इनवर्स का मतलब समझ लो, इट्स b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा इज योर बीटा। सो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट हुआ कि अगर दो वेक्टर्स दो, मैं आपसे कहता हूं इसे ऐड करिए, और ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ आप यूज कर सकते हैं। पूरी डेरिवेशन नहीं करनी, आपको ये ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखाना होगा। आपको उसके बाद डायरेक्टली इसे यूज कर 7th को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, फिर ये लास्ट 9th को यूज कर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा। अब देखो इस इनवर्स का मतलब क्या है, ये जो इनवर्स आ रहा है ना यहाँ, इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साली कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनवर्स, तो मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने टाइप के हैं सालिक? 6 होते हैं ना। अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इनवर्स और आता है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते क्या है,
जैसे मैंने आपसे कहा मुझे साइन 30 की वैल्यू बता दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी ऋषभ? ऋषभ साइन 30, ये बुरा लगता है, बीच बीच में गायब हो जाता है। राहिम साइन 30 कितना होगा? P upon H. साइन 30 राहिम सर पाई अपॉन 3 30 पाई अपॉन 6 होगा, लेकिन साइन 30 तो हाफ होगा ना, साइन 30 हाफ दिया होगा। मैं आपसे कहता हूं किसी तरह से ये एंगल कैलकुलेट करो, मैं आपको ये ऐसे नहीं देता, मैं आपको ये ऐसे दे रहा हूँ, साइन थीटा हाफ है। मैं आपसे मुझे थीटा वो एंग बताओ मुझे जिस एंगल के लिए साइन थीटा हाफ आता है। सो किस एंगल के लिए साइन थीटा हाफ आएगा? 30 डिग्री के लिए। यू नो दैट थीटा इज 30 डिग्री, लेकिन आप इसको डायरेक्टली 30 नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे दैट थीटा इज साइन इनवर्स हाफ, मींस थीटा वो एंगल है जिसके लिए साइन थीटा हाफ आता है, एंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल इज 30 डिग्री। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा हाफ है, आपको पता है थीटा इज 30 डिग्री, बट एक इंटरमीडिएट स्टेप है, आप लिखोगे थीटा इज साइन इनवर्स हाफ, दैट मींस थीटा वो एंगल है जिसके लिए साइन थीटा हाफ आता है, एंड दैट इज 30 डिग्री। एक और देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ tan थीटा आपको दिया हुआ है, tan थीटा इज 1, थीटा चाहिए, थीटा को आप ऐसे लिखोगे इट्स tan इनवर्स 1, वो एंगल है जिसके लिए tan थीटा 1 होता है। ये नोमा क्या वैल्यू होगी? tan थीटा 1 कब आता है, किस एंगल के लिए? 45 डिग्री। तो आपका जो थीटा होगा दैट थीटा वुड बी 45 डिग्री। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करोगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह रहा हूं लेट्स से tan थीटा है विच इज 1/3, थीटा को लिखना है, थीटा आप कैसे लिखोगे? असीम थीटा कैसे लिखोगे आप? सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1/√3। एंड कितना होगा ये 1/√3? tan में कब आता है? सर tan 30 is 1/√3। 130। अब देखो फायदा क्या है इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिखने का। अगर मैं आपको कुछ ऐसा एंगल दूं जो नोन ही ना हो, लाइक मैंने आपसे कहा tan थीटा इज इक्वल टू 3, तुम्हें नहीं पता 3 कब आता है, तो तुम इसको यहाँ सिर्फ यहीं छोड़ दोगे, थीटा इज tan इनवर्स 3। तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए यूज करेंगे, वो आपको बता देगा आपके एंगल की वैल्यू क्या है, दैट्स इट। इनवर्स में बहुत कुछ होता है, इनवर्स में पूरी पूरी कैलकुलेशंस है, बट हम वो कैलकुलेशंस नहीं करते, बट डायरेक्टली लिखकर छोड़ देंगे tan इनवर्स 3। चलिए इसको आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? आयुष, आयुष कोई इशू यहाँ तक? नो सर। खुशनुमा क्लियर है सब? नो सर। नो सर क्लियर नहीं है या डाउट नहीं है? सर स्लाइड ऊपर कर दीजिए। सर ऊपर कर अरे उसके ऊपर तो लिख लिया था ना आपने सर।
देखिए पैरेललोग्राम लॉ से आप बच नहीं पाओगे। इसके बाद आप जो कुछ भी करेंगे हर जगह पैरेललोग्राम लॉ यूज होगा। वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता। कार्टेशियन फॉर्म में दिए तो ऐड करना आसान है, आई कैप से, जे कैप से। अदरवाइज अगर एंगल गिवन है वेक्टर्स के बीच में तो फिर आपको ये पूरा पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करना होगा। सर ऊपर कर अब देखिए इसे आप न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे। अगर आपको दो फोर्सेस गिवन है, टू फोर्सेस, एक फोर्स है F1 which is 2 Newton and F2 1 Newton are acting at a point as shown in figure. As shown in figure. Calculate net force. Calculate net force. तो एक ही पॉइंट है जिस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है। आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो ये है F1, आप लिख सकते हो कि F1 है 2 न्यूटन, ये है F2, F2 is 1 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, दैट एंगल इज 60 डिग्री एंगल। आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ऐसे लिखोगे, नेट फोर्स F है विच इज वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, फोर्स F1 प्लस फोर्स F2। तो आप देखिए पहली जो चीज है वो ये कि ऐसा मत कर देना है कि 1 + 2 = 3 कर दो। वेक्टर्स हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। अगर ये डायरेक्टली ऐड हो पाते तो किसी भी हाल में आप पैरेललोग्राम लॉ नहीं पढ़ो। बेवजह क्या जरूरत थी पैरेललोग्राम लॉ? जरूरत इसीलिए बिकॉज यू कांट ऐड देम अप एल्जेब्रिकली। आपको लॉस चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ आपको यूज करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था पैरेललोग्राम लॉ यूज करने में? आयुष, स्टेप्स मैंने लिखे थे, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब आप लोग बताओगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ आयुष, फर्स्ट स्टेप क्या था व्हाइल यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ? कंस्ट्रक्शन करना है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन F1 और F2 दोनों के पैरेलल साइड्स लो, पैरेलल बनाना है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपका रिजल्ट शो करेगा। ये Diagonal. पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, Diagonal. ये डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर F शो करेगा ना, फोर्स F। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ लिख देता हूँ स्टेप। तो आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप, अंकित सेकंड स्टेप क्या था? So magnitude. मैग्नीट्यूड।
आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। खुशनुमा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला ड्राइव किया था, बताना जरा मुझे क्या आया था फाइनली। सब सामने है आपके। इतना टाइम क्यों लगता है तुम लोगों को रिस्पॉन्ड करने में? Sir, under root a square plus b square plus 2ab sin theta देखो एक बार और ढंग से देखो, साइन है कॉस है? cos theta. 2ab cos थीटा। अब आपको डिसाइड करना लाइक आउट ऑफ f1 एंड f2 कौन सा a और कौन सा b है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, जिस वेक्टर को आप चाहो उसे a ले लो, किसी को b ले लो। आप f1 को a ले लो, f2 को a ले लो, मैटर नहीं करता, क्योंकि ऐड कर रहे हो ना, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो आप r क्या है, रिजल्टेंट फोर्स f है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, f इज, देखो मैं बस समझाने के लिए बहुत स्टेप्स लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60। मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहो तो इसे f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस 2f2 f1 ले लेते हैं, मैटर नहीं करता ऑर्डर क्या ले रहे हो, सेम आएगा। इट्स रूट ओवर f1 इज 2 स्क्वायर, f2 which is 1 square plus 2 into f1 which is 2 into 2 into f2 which is 1 cos 60 which is half। तो ये कैंसिल हो गया। सो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स F आ गई, इट्स रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 2। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई विच इज फोर्स रूट ओवर 7 न्यूटन। तो ये फोर्स रूट 7 न्यूटन की फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहां तक क्लियर है सबका? असीम, नोमा, यशिका, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। तो आगे से तुम्हारा एडिशन ये होगा, ऐसे आप ऐड करोगे अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अच्छा अभी कुछ बचा हुआ है शायद, हाँ अनवी कुछ स्टेप बचा हुआ है ना, कौन सा स्टेप बचा है अभी? Direction. Sir, direction. डायरेक्शन बचा हुआ है अभी, डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन के लिए कोई रिलेशन लिखवाया था, क्या था अनवी? डायरेक्शन के लिए क्या रिलेशन था? Yes, sir. Sir, tan inverse bracket b sin theta upon a plus b cos theta. b sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा। तो यहाँ से आप tan बीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार tan बीटा आएगा देन विल टेक इनवर्स। नाउ द इशू इज a और b डिसाइड करने। यहाँ a और b रैंडम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ले सकता जिसका दिल चाहे आप उसको a ले लो दूसरे को b ले लो। a और b लेने का रूल है, a और b डिसाइड करने का रूल है। मैं बीटा ले रहा हूँ f1 के साथ, बीटा f1 की रिस्पेक्ट में लिया है, सो f1 इज a एंड f2 इज b। सर इसको अल्फा नहीं ले सकते? मर्जी है आपकी, आप कोई भी नाम ले सकते हो। मुझे बीटा अच्छा लगता है इसलिए मैंने बीटा ले लिया, आप अल्फा गामा जो आप चाहे ले सकते हैं, मैटर नहीं करता। फाइ ले लो, मैटर नहीं करता। सो इंपॉर्टेंट यह है ए और बी की चॉइस, कि ए और बी कैसे चूज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी रैंडम चॉइस ले लो डायरेक्शन में। आप पहले अपना बीटा डिफाइन करोगे। आपने बीटा किसके साथ लिया? f1 के साथ। जिस वेक्टर के साथ आप बीटा डिफाइन कर रहे हैं दैट इज वेक्टर ए, दूसरा वाला वेक्टर बी हो जाएगा। आप ऐसे ना करो, लाइक मैं ऐसे करता हूँ और कोई बच्चा कहता है मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करता हूँ, आई विल टेक दिस एज बीटा। अगर आप ये बीटा लोगे, यशिका वेक्टर ए कौन सा होगा? Sir, 1 Newton. 1 न्यूटन। तो ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा। तो चॉइस ऑफ ए एंड बी डिपेंड्स कि आप बीटा कहाँ ले रहे हैं। तो कोई तो एक बीटा चूज करना होगा, तो मैंने बीटा f1 के साथ ले लिया। तो ये मेरा a हो गया और ये मेरा वेक्टर b हो गया। अगर मैं चेंज कर दूंगा अपना बीटा तो a और b चेंज हो जाएगा। सो अभी a इज f1 एंड b इज f। सो आप ऐसे लिखोगे दैट योर tan बीटा इज b इज f2 sin theta. Theta is the angle between the given vectors. Angle between the given vectors is 60 degree. So that's f2 sin 60 divided by a plus b cos theta. A is f1 plus b which is f2 cos theta which is cos 60. So tan beta is, it's f2. F2 is this one sin 60 root 3 by 2. F1 is 2 plus f2. f2 क्या था? 1 cos 60 which is half. So we get tan beta
is root 3 by 2 divided by its 2 plus half. 2 plus half is 5 by 2. So this 2 will cancel this 2. देखो भाई आप लोग 10th पास हो, मैं कुछ चीजें तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ये एलसीएम वेलसीएम लेना आता होगा. 2 plus half would be 5 by 2 through 3 by 5. फिर आप फाइनल ऐसे लिखोगे that your beta is tan inverse root 3 by 5. सब हो गया. स्टेप 1 भी हो गया, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर दिया, डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर दिया. अब आप फाइनल आंसर लिखोगे कि आपकी जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है √7 न्यूटन. कितने एंगल पर है? एट tan इनवर्स √3 by 5. और ये एंगल किसके साथ है तारिक? ये बीटा एंगल किसकी रिस्पेक्ट में लिया है? किस फोर्स के साथ लिया है? F1 के साथ, F2 के साथ? बीटा एंगल. तारिक, बीटा एंगल किस वेक्टर के साथ लिया है? F1 और F2? सर F2 सर F2 F1 देखो बीटा किसके साथ था? F1 के साथ. With respect to F1. That's your final answer. आप यहाँ ले जाके अपना आंसर छोड़. ये देखने में लगता है जब आप फर्स्ट टाइम करते हो कि बहुत लेंथी है, आप इसे 30-40 सेकंड्स में कर लोगे. 10-15 मिनट के बाद एक दो न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करोगे, 30-40 सेकंड्स के अंदर ये कैलकुलेशन हो जाती है. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और लास्ट डायरेक्शन. इतना लिखना शुरू करो और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए. इसको लिखते जाइए. इट वुड बी बेटर अगर आप कैलकुलेट खुद करें. जो भी व्हाइट बोर्ड है इसको जस्ट रेफरेंस लो कि कहीं अटक जाओ तो तब आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, अदरवाइज आप खुद प्रैक्टिस कीजिए. सर ऊपर कर दो. अब यही इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, यहीं से. सर एक बार मैग्नीट्यूड वाला फिर से बता दीजिए. ओके. देखो मैग्नीट्यूड का ये रिलेशन था ना, हमने डिराइव किया था √a² + b² + 2ab cos थीटा. तो आपको करना क्या है? सिर्फ ab और थीटा की वैल्यू रखनी है. सर ये R मैग्नीट्यूड ही है ना? हाँ, r रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. ओके तो सर. आपने a को कह दिया F1 है, b को कह दिया F2 है ना. F1² F2² 2F1 F2 ओके सर थीटा की समझ आ value. गया. यही आपको कैलकुलेट करना है. रिजल्टेंट मींस नेट फोर्स. मैं आपसे कहता हूं दो फोर्सेस ऐड करो, मैं आपसे कहता हूं कि कैलकुलेट नेट फोर्स, तो वही आपका रिजल्टेंट है, उसी को आप कहोगे रिजल्टेंट. सर +2ab cos थीटा है. थीटा cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा. सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए. मैं फिर कह रहा हूँ इसे प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना, आपसे फिर आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे. ऐसे करो कि इस एक एग्जांपल में आप सीख जाओ कि पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कैसे करते हैं. नेक्स्ट आपको खुद करना है. ये संकेत सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा. थोड़ा सा. ठीक है. अब इसमें जहां भी इश्यूज आ रहे हैं ना कैलकुलेशंस में, वहां मुझे प्लीज बताते जाओ, क्योंकि अगर ये इश्यूज रह गए तो आगे परेशान करेंगे. और बार बार कह रहा हूँ तुम फिजिक्स नहीं कर सकते इफ यू डोंट नो पैरेललोग्राम लॉ. हर जगह वेक्टर्स हैं और ऐड करने के लिए इसी को यूज करना है. ट्राइंगल लॉ कम यूज होता है, पॉलीगन और कम यूज होता है, पैरेललोग्राम बहुत आप यूज करेंगे. सर हमने इस चैप्टर का कितना पोर्शन क्लियर कर लिया अभी? वेक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ के बाद 25%. ओके सर. सन का दिखा कर दीजिए. सर एक
से नीचे से लेते ही करना, आपकी लास्ट स्टेटमेंट है। सालिक वॉइस क्रैक हो रही है आपकी, क्या कह रहे हैं आप? सर सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो देखना। तो ओके, जस्ट वन सेकेंड, ये सब लोग लिख रहे हैं यार, ये सर ऊपर का तो नोट ही नहीं किया अभी। अच्छा ऊपर का नोट ही नहीं आया, करिए करिए। सर नीचे कर दो। सर डायरेक्शन का ए साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा है। हाँ cos थीटा है, b sin थीटा और a plus b cos थीटा। मुझे जितना सिखाना था पैरेललोग्राम लॉ में मैंने सिखा दिया, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों के आंसर्स आए। बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, नेक्स्ट सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करूंगा, मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहा, पूरा स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल का सेम होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और एंगल चेंज कर देता है। अब मैं सिर्फ फोर्सेस लिख रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं जिसे आप ऐड कर। सो आपको ये फोर्सेस ड्रॉ करके ऐसे दी हुई है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। सो एक फोर्स है जो ईस्ट के अलोंग एक्ट कर रही है, दैट्स F1. F1 is let's say 3 न्यूटन। एक नॉर्थ के अलोंग एक्ट कर रही है which is F2 and which is 5 न्यूटन। ऋषभ नॉर्थ और ईस्ट में एंगल कितना होगा? या इसमें तो टाइम मत लेना ऋषभ। 30 90 ईस्ट और नॉर्थ परपेंडिकुलर 90। चलो कैलकुलेट करो, नेट फोर्स कैलकुलेट करो, स्टेप सेम है जिस मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करी। और आंसर चैट रूम में लिखना, चैट रूम में मैं फैकल्टी हूँ, को होस्ट। और प्लीज थोड़ा जल्दी करो इसे, सेम न्यूमेरिकल है जो मैंने पहले कराया, सेम स्टेप्स हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज कर दे। कोई बोलेगा नहीं, मैं तुम्हें म्यूट ही कर देता हूँ। म्यूट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि कहीं किसी का डाउट ना हो। आंसर्स बोलना मत प्लीज, चैट रूम में टाइप करो। हम एक्सपेक्टिंग कि कुछ स्टूडेंट्स हो तो विद इन 1 मिनट हो जाना चाहिए।
और सिर्फ इसलिए कि सबका आंसर सेम आए, मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ये आपका डायगोनल है, जो भी आपका एंगल बीटा होगा ना, टेक दैट विद रिस्पेक्ट टू f1। जरूरी नहीं, यू कैन टेक एंगल बीटा विद रिस्पेक्ट टू f2 आल्सो, और सिर्फ इसलिए कि आपका मैच कर जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक विद रिस्पेक्ट टू f1। सबका आंसर सेम है। गुड नम्रा, सही आ रहा है, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ठीक है, डायरेक्शन अरे स्पीड अप करो कैलकुलेशन, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अनवी इतना टाइम नहीं लगता, छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये तो। गुड यशिका, सही आ रहा है, वेरी गुड अनवी, ठीक है। नोमा, सालिक, अब डायरेक्शन कैलकुलेट करो, डायरेक्शन लिखो सब। बाकी लोगों को क्या हुआ, खुशनुमा, कितना टाइम लगेगा एक छोटी सी कैलकुलेशन में? नहीं नम्रा, डायरेक्शन में आप गड़बड़ करेंगे, डायरेक्शन गलत आ रहा इसमें डिग्री 90 लेंगे। है। हाँ, एंगल 90 लेंगे, यस, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90। नोमा सही आ रहा है, गुड। सालिक ठीक आ रहा है, वेरी गुड। ऋषभ ठीक है, मैग्नीट्यूड। आयुष, स्पीड अप योर कैलकुलेशंस। गुड नम्रा, डायरेक्शन सही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। असीम, तारिक, दो यस सर मिनट कर रहे हैं। नहीं राहिम, राहिम गड़बड़ है, ऐड करना है। राहिम क्या कर रहे हो? हाँ, गलत आ रहा है राहिम, मैग्नीट्यूड। नोमा, वेरी गुड। नोमा, इट वुड बी 3 राइट, है ना, डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ 6। सर कॉस 90 लेंगे क्या? यस, cos 90 लेंगे, बिल्कुल। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री ना। नोमा चेक करो, इज ओके इट सर। डिनोमिनेटर में, इज इट जी सर 6 वो और 3? 3 होगा। 3 होगा, गुड। जी सर। गुड, खुशनुमा, दोनों पार्ट सही है, वेरी गुड। आयुष क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड कहाँ है भाई? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आयुष, ये मैग्नीट्यूड है? सर कौन सा? जो तुमने अभी आंसर लिखा है 2। अरे नहीं, कैसे कर दिया, देखो जरा। तुम √a² 5² प्लस 3² प्लस 2 × 5 × 3 cos 90 करोगे, 2 थोड़ा आएगा, चेक करो एक बार। अनवी राइट, गुड, ठीक आ रहा है आपका, tan बीटा ठीक आ रहा है, ठीक है। खुशनुमा, वेरी गुड, बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं। यशिका, डायरेक्शन, गुड, ठीक है। विदाउट डायरेक्शन तो वेक्टर्स का मतलब ही नहीं है, गुड गुड सालिक, ठीक है। असीम, तुम एडिशन में गड़बड़ कर रहे हो, पता है, चेक करो जरा, ढंग से ऐड करो इसे। राहिम ठीक आ रहा है। हाँ आयुष, रूट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, रूट में आएगा, उसमें क्यों डर रहे हो, रूट में दे दो आंसर, सबका रूट में आया। आयुष एक बार और ऐड करो ढंग से, बस। यू आर वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट आंसर, तुम कहीं ऐड करने में गड़बड़ कर रहे हो, चेक करो। यस ऋषभ ठीक है, वेरी गुड। असीम ठीक आ रहा है, वेरी गुड। अंकित, आंसर नहीं आया अब तक? गुड अंकित, सही आ रहा है। हाँ अब ठीक है आयुष। सो देखो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग ना, मैं डायरेक्टली, आपको चाहिए क्या, नेट फोर्स एफ चाहिए, विच इज वेक्टर सम ऑफ f1 एंड f2। तारीख यहाँ देखो, फोर्स F जो होगी, इसे आप लिख सकते हो कि इट्स √f1² f2² 2f1 f2 cos 90। देखो cos 90 तो 0 हो जाएगा ना, तो ये तो 0 हो जाता है, सो ये फोर्स F आ गई, इट्स √2
f1 which is 3 square, f2 which is 5 square, और ये तो 0 हो गया। तो ये आ गया √9 + 25 √34, √34। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए आप tan बीटा लिख लो, डायरेक्शन कैलकुलेट करना है ना। सो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप tan बीटा लिख सकते हैं। tan बीटा है b sin थीटा ओवर a + b cos थीटा। a और b डिसाइड कर लो, f1 इज a, f2 इज b। इसमें इसको करने का एक शॉर्टकट भी सीखेंगे, बट पहले आपको कंप्लीट मेथड आना चाहिए। दिस इज a एंड दिस वन इज b। असीम फिर तुम डिनोमिनेटर में गड़बड़ कर, तो इंस्टेड ऑफ b आई एम राइटिंग f2 है ना, sin 90 divided by a is f1 plus b is f2, it's cos 90। सर डिनोमिनेटर होंगे हमारा। नसीम डिनोमिनेटर देखो, f2 कितना है, f2 is 5 and f1 is 3, so that's 5 sin 90 is 1, f1 is 3, cos 90 is 0, so it's f by 3 not f by 8, that's tan beta। तो आप लिख सकते हो आपका जो बीटा है that is ओके tan सर। inverse 5 by 3। हमने सर sin 90 की वैल्यू लिख दी थी इसको। कोई नहीं लिखिए ना। चलिए इसको लिख लीजिए जिनसे नहीं होता। सर अब 11th का भी टर्म 1 टर्म 2 में होएगा ना एग्जाम। अब इसमें ना देखो, ये लेंदी है, कुछ केसेस हैं जिन्हें स्पेशल केसेस कहते हैं। उन स्पेशल केसेस में कैलकुलेशंस आपकी रिड्यूस हो जाएंगे। tan इनवर्स 5/3 अंकिता, जैसे कुछ केसेस आते हैं अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में यूज थ्री करते हैं। तो 0 हो जाएगा ना नहीं 3 तो बचेगा ना, 3 तो बचेगा, देखो 3 बचेगा ना, सर। 3 5 + into 0। 0 0 plus 3। अच्छा सर 3 है, ठीक है ओके। सो जैसे जिन लोगों ने मोशन इन 1D मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, मोशन इन 1D में बार बार कह रहा हूँ कि 1D में आप वेक्टर लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। तो नेक्स्ट आपको बताएगा कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो एल्जेब्रिकली, या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो, रिजल्ट वुड बी सेम रिजल्ट आता है। तो वो कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो डिस्कस करते हैं अभी। ये इतना लिख लिया होगा, इसे भी लिख लीजिए। जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हो ना पैरेललोग्राम लॉ से, सिर्फ इतना डिफरेंस आता है, +2ab cos थीटा की जगह -2ab cos थीटा हो जाता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिर्फ ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab cos थीटा, इंस्टेड ऑफ +2ab -2ab cos थीटा आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा स्पेशल केसेस। अभी कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट एटलीस्ट आज ना स्पेशल केसेस ये कवर हो जाए। फर्स्ट केस आता है इसमें, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, if vectors are parallel। So देखो, अगर vectors parallel है, parallel means they're acting in same direction। This is vector A and this is vector B। Parallel means they're acting in same direction। Arrow अगर same direction में है, that means angle between the vector is 0 degree। If arrows, both the arrows are in the same direction, that means angle between them is 0 degree। मैं आपसे कहता हूँ, okay, get the value of resultant vector R, which is equal to sum of vector A and vector B। सो वही स्टेप्स हैं, पहले आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, इट्स √a² + b² + 2ab cos 0। आयुष, cos 0 कितना होता है? अरे 1। सर 90। अरे cos 0 1, 90 डिग्री पर तो 0 आता है, बट cos 0 is 1।
cos 0 की वैल्यू तो 1 होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा, इट्स 2ab इंटू 1। सालिक ये किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab? यस सर, a प्लस b का a plus b का होल स्क्वायर, स्क्वायर विल कैंसिल द रूट एंड यू विल गेट r is a plus b। सो देख लो, कर तो रहते हैं हम वेक्टोरिकली ऐड, लेकिन अल्टीमेटली आया क्या कि अलजेब्रिकली ऐड कर दो, रिजल्ट सेम होगा। मींस इफ योर वेक्टर्स आर पैरेलल, तुम लगाओ पूरा पैरेललोग्राम लो, एंड रिजल्ट वही आएगा कि आप अलजेब्रिकली ऐड करो। तो बेटर है ना, क्यों पूरा पैरेललोग्राम लगाओ, अलजेब्रिकली ऐड कर दो, टाइम बच जाएगा। इसीलिए मैं मोशन इन 1D में कह रहा था, आज जो लोग थे मोशन इन 1D की क्लास में, कि 1 डायमेंशन में वेक्टर हटा दो, फर्क नहीं पड़ता, आप वेक्टोरिकली ऐड करो या अलजेब्रिकली ऐड करो, रिजल्ट वुड बी सेम, r is a plus b। सर हम हमेशा सिर्फ 2 ही वेक्टर्स ऐड करते हैं। नहीं, हम अभी सीखेंगे, अभी तो आज तो शुरू हुआ है ना पोलर फॉर्म, धीरे धीरे आप देखोगे यू कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स आल्सो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 वेक्टर्स से हम स्टार्ट करते हैं। So you can write this as vector r का magnitude is sum of vector a का magnitude plus vector b का magnitude। एक ही तरीका है, आप दोनों को एक जैसा लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये हमेशा कर सकते हैं, वेक्टर्स को क्या हमेशा अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं? नहीं। कब ऐड कर सकते हैं? ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। एक काम और, इस r को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर r आपको पता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। अच्छा, इस प्लस साइन में और इस प्लस साइन में कोई डिफरेंस है असीम? इस प्लस साइन में और इस प्लस साइन में असीम कोई डिफरेंस है? कहाँ पर? ये ऊपर वाला, ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ये, और ये जो रेड से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों में कोई डिफरेंस है असीम? सर हाँ, तो हाँ। शायद मैं डायरेक्शन का था, क्या था याद नहीं आ रहा। अंकित रेस कर रहा था हैंड, अंकित बताओ क्या डिफरेंस सर है? वो वेक्टर में प्लस हो रहा है, ये सर मैग्नीट्यूड है। हाँ, सर वो वेक्टर सम में ये अलजेब्रिक सम। हाँ, ये वेक्टर सम है, प्रॉपर वेक्टर सम, जिसे सॉल्व करने के लिए यू नीड पैरेललोग्राम, बट दिस इज सिंपल अलजेब्रिक सम, द सम ऑफ टू नंबर्स, ये डिफरेंस है। तो आप r को ऐसे भी लिख सकते हो ना, आप चाहो तो r इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो आप ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये स्कूल में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, उनमें आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये दिया हुआ है कब वैलिड है, हमेशा वैलिड है ये क्वेश्चन, ये हमेशा वैलिड है स्टेटमेंट या किसी स्पेशल कंडीशन में वैलिड? सर स्पेशल कंडीशन में। क्या स्पेशल कंडीशन है? सर क्या कहते हैं, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर, सो दिस इज ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, अदरवाइज आप इसे यूज कर सकते हो। दिस इज ट्रू ओनली इफ वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तभी आप इसे यूज कर सकते हो, अगर वेक्टर्स पैरेलल नहीं है तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, इसके बाद डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन में भी कोई टेंशन नहीं है, जहां भी a और b एक्ट कर रहा होगा वहीं रिजल्टेंट वेक्टर r एक्ट करेगा, डायरेक्शन भी अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये जो आपने भी रेड में मार्क कर रखा था और ये इसका डिफरेंस बता रहे थे, को आप बता दीजिए। देखो, ये जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b है ना, ये बीच में जो प्लस साइन आ रहा है, दैट्स अ वेक्टर सम, आप दो वेक्टर्स ऐड कर, बट यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ दो मैग्नीट्यूड्स ऐड कर रहे हैं, दो स्केलर्स को ऐड कर रहे हैं, जनरल अलजेब्रिक सम। तो सर वो स्केलर है इसलिए ऐसा कर देते हैं। हाँ, अगर वेक्टर्स पैरेलल है ना, तो होता है कि आप इनको वेक्टोरिकली ऐड करो। देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाया था ना मैंने, जी पूरा सर, पैरेलल में पैरेललोग्राम। नॉर्मल अलजेब्रिक भी लग जाते हैं। हाँ, तो आप प्रॉपर पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ऐड करो, मींस आप वेक्टोरिकली ऐड करो या आप अलजेब्रिकली ऐड करो, विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके सर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट सेम। That's that. अब देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल्स में से मैं आपसे कह रहा हूँ, दो फोर्सेस हैं, ईस्ट है ना, एक फोर्स ईस्ट के अलोंग एक्ट कर रही है विच इज F1, इट्स लेट्स से 3 न्यूटन। एक और फोर्स है वो भी ईस्ट के अलोंग एक्ट कर रही है F2 which is equal to 5 न्यूटन। What's the angle between them? नोमा, F1 और F2 के बीच में एंगल क्या है? सर 0 डिग्री का सब पैरेलल 0 डिग्री पैरेलल है। सो मैं आपसे कहता हूँ नेट फोर्स कैलकुलेट करो, अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो लगाओ पूरा पैरेललोग्राम लॉ, बट मैं पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा।
इसमें पता है ना पैरेलल है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो गेट 8. 3 plus 5 equal to 8. Even after applying the complete parallelogram, you will get 8 Newton. अब डायरेक्शन क्या होगा? मुझे डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन मुझे ऋषभ बताएगा. ऋषभ, डायरेक्शन क्या होगा यार नेट फोर्स का? Sir, your voice is cracking. ओके, मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन क्या होगा नेट फोर्स का ऋषभ? डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. यस ऋषभ, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 8 न्यूटन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऋषभ? अंकित बताएगा. अंकित, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स? नो आइडिया. नो आइडिया. अरे F1 और F2 किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं अंकित? towards east. Sir, towards East. ईस्ट ना, तो रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? ईस्ट. टेंशन 8 न्यूटन. सो जहां भी गिवन वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वहीं आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा. रिजल्टेंट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है जहां गिवन वेक्टर्स. सो ऐसे हम यूज करते हैं. अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, पैरेललोग्राम लॉ करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्टली भी ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा. बट हमेशा नहीं होता, सिर्फ तब होगा जब एंगल्स पैरेलल में ही. सिर्फ पैरेलल ओके. और कहीं नहीं. चलिए इसको लिख लीजिए, टाइम तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया. अच्छा, ये क्लास अगर मैं वेडनेसडे सेम टाइम पे रख लूं 7 to 8:30, किसी का क्लैश तो नहीं कर रहा इंस्टेड ऑफ फ्राइडे? फ्राइडे मेरी एक और कहीं कुछ लेक्चर है, तो इज इट पॉसिबल कि मैं इस क्लास को वेडनेसडे ले लूं 7 to 8:30? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, नहीं है? चलो, ओके ओके ठीक है. तो ये कंफर्म्ड है, हम इस क्लास को फ्राइडे 7 to 8:30 की जगह इसे हम वेडनेसडे 7 to 8:30 कंटिन्यू करेंगे. मीटिंग आईडी सेम होगी. मैं आपके पास इंफॉर्मेशन और पहुंचवा दूंगा, एक मैसेज और करवा दूंगा, बट इट्स फाइनल है. हाँ अंकित. सर 2 days, मंडे एंड वेडनेसडे. नहीं, बट हमारी क्लासेस तो मंडे और फ्राइडे होती है. बस वेडनेसडे, इस वेडनेसडे मैं ले रहा हूँ. फ्राइडे शायद मेरा कहीं एक लेक्चर और हो तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं चाह नहीं रहा कि वो कैंसिल. और जिन बच्चों का बैकअप है, मतलब आप एक आध लेक्चर और आप बैच में आओगे, उसके बाद मैं आपको अलग से बिठा के करा दूंगा ताकि आपका बैकअप तेजी से कंप्लीट हो जाए. सर बैकअप कब कब होता है? अंकित, आपको भी बैकअप की जरूरत नहीं है. मतलब आपका तो अभी स्टार्ट ही हुआ है. मतलब ये उनका है जो बच्चों ने ये सब इसके बाद में ज्वाइन किया है. ओके. आपको मुझे डायमेंशन और एरर का बैकअप देना है. जो मैं एक बार वेक्टर्स कंप्लीट करा दूंगा तब मैं आपको डायमेंशन और एरर का बैकअप दूंगा. हो गया सीम. बढ़िया. थर्ड चैप्टर के लिए ना, थर्ड चैप्टर ढंग से समझने के लिए आप, थर्ड जब हम करेंगे में आपको जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स की.
क्योंकि इन थर्ड चैप्टर सारी क्वांटिटीज तो वेक्टर्स हैं, यू शुड नो कि वेक्टर के साथ डील कैसे करते हैं। Okay, so let's stop here. आज को यहीं छोड़ते हैं. Wednesday we will continue this thing. 7 to 8:30.